भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति है। भारत गणतंत्र क्यों है? भारत गणतंत्र इसीलिए है क्योंकि भारत के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। तो ऐसे में जब भारत के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, तो ऐसे में बेटा भारत की संप्रभु जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधि नहीं हो गया, भारत के गणतंत्र का प्रधान नहीं हो गया, तो भारत की जनता को रिप्रेजेंट करता है भारत का राष्ट्रपति। तो भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष है और निर्वाचित होने के कारण भारत की संप्रभु जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। अब इसी कारण क्या किया गया है? इसी कारण से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में विधायिका का मेंबर नहीं होने के बावजूद भी क्या किया गया बेटा? राष्ट्रपति को संसदीय प्रधान के तौर पर स्थापित किया गया है। अब देखो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का मेंबर है, भारत का राष्ट्रपति संसद का मेंबर नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी क्या किया गया है? भारत के राष्ट्रपति को संसदीय प्रधान की हैसियत से यहाँ पर बेटा स्थापित किया गया। वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि वो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है और निर्वाचित है और भारतीय गणतंत्र का प्रतिनिधि है। तो ऐसे में भारत की संप्रभु जनता का सर्वोच्च प्रतिनिधि की हैसियत से उसे क्या किया गया है? संसदीय प्रधान के रूप में भारत में स्थापित किया गया है। अब बताइए यहाँ तक किसी को कोई समस्या? प्रथम नागरिक भी है। अच्छा, और कहाँ लिखा है? कौन से आर्टिकल में संजना? भारत का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है भाई। भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। हाँ गुरु जी, किसी विधेयक पर अंतिम सहमति के बाद वह कानून का रूप लेता है, इसलिए संसद का भाग बनाया जाता है राष्ट्रपति को। हाँ ये भी सही है। प्रभा कौन सा आर्टिकल है कि वो भारत का पहला नागरिक है? मैं भी जानना चाहता हूँ पहला दूसरा नागरिक कहाँ लिखा हुआ है? अरे बताओ ऐसे कैसे? भारत का पहला नागरिक है भारत का राष्ट्रपति, कहाँ पढ़ा आपने? मतलब कहाँ था संविधान में? अरे कोई बता क्यों नहीं रहा? सब लोग तो बार बार कहते हैं भारत का प्रथम नागरिक भारत आर्टिकल 52 में, उसमें तो कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा है भाई। 52 में तो ये कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा गया। भारत का एक नागरिक होगा ये तो नहीं कहा गया, भारत का राष्ट्रपति भारत का नागरिक होगा ये बात तो मिलेगी आती है संविधान में नहीं है। ओके, कहां पर है फिर राहुल ये कि भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है? अरे बताओ कहां पर है ये बात? संविधान में कौन से कानून में लिखा हुआ है? तो ये मिथ है क्या? पहले मैं सोचती थी इनको फर्स्ट रीडिंग क्यों बोलते हैं, फर्स्ट रीडिंग ज्यादा सुना था। मैं नहीं बताऊंगा, लक्ष्मीकांत के 17वें चैप्टर में, लक्ष्मीकांत का 17वां चैप्टर राष्ट्रपति वाला। अच्छा सर वॉइस क्लियर नहीं है। 52 प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। अच्छा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसमें नागरिकता कहाँ गई? जनता का सर्वोच्च नागरिक होने की वजह से संसद का हिस्सा है, सर्वोच्च नागरिक। ओके ठीक है, और आगे कुछ और भी सवाल आ सकता है दिमाग में बेटा। हम ओवरऑल जो दुनिया भर में जितनी राज्य व्यवस्थाएं देखते हैं ना, उन राज्य व्यवस्थाओं में हमको एक चीज नजर आएगी, सभी राज्य व्यवस्थाओं में एक राष्ट्राध्यक्ष होता है ना। हमको कॉमनली चीज नजर आती है राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? तो भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो है आपका भारत का राष्ट्रपति। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसे सामान्य तौर पर हम प्रथम नागरिक बोल देते हैं। ये प्रक्रिया है क्योंकि आपके राष्ट्र का प्रधान कौन है? आपके राष्ट्र का प्रधान जो राष्ट्रपति है। अब सोचें कि हमारे घर का मुखिया कौन है? तो माता जी होंगे, पिताजी होंगे, उन्हीं दोनों में से एक होगा ना। तो हमारे घर का प्रथम सदस्य कौन है? जो हमारे घर का मुखिया है। तो ऐसे में हमारे भारत का मुखिया कौन है? हमारे भारत का मुखिया भारत का राष्ट्रपति है। तो कोई इसके लिए विधि नहीं है, कोई इसके लिए संविधान नहीं है, ये मान्यता है, इसी प्रकार से बोला जाता है। जैसे सोचो हम राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, हम लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, लेकिन संविधान तो इस बारे में कोई बात नहीं करता। संविधान तो राज्यसभा को उच्च सदन नहीं बोलता, लोकसभा को निम्न सदन नहीं बोलता, लेकिन उनके जो एप्लीकेशन है वो जिस प्रकार से काम करते हैं उस प्रकार से हमको देखने को मिलेगा कि राज्यसभा उच्च सदन के तौर पर काम कर रहा है और जो आपका लोकसभा है वो निम्न सदन के तौर पर काम करता है। नागरिक तो बेटा होगा ही ना। अगर राष्ट्रपति भारत का नागरिक नहीं होगा तो क्या उसे हम भारत का राष्ट्रपति चुन सकते हैं? आगे पीछे ऐसे फिर अमेरिका में प्रेसिडेंट की वाइफ को फर्स्ट लेडी बोला जाता है। फर्स्ट लेडी उसी तरह से जैसे हमारे प्रथम नागरिक मतलब वहां पर यहाँ पर भी होंगे तो कोई फर्स्ट लेडी बोला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कतई विराज कर देते हैं भारत को, ठीक है। अब बताइए चले आगे की तरफ चलिए, राज्यसभा लोकसभा के बारे में बात करेंगे। एनसीईआरटी कवर करनी है क्या? रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनसीईआरटी की भी क्लास है। राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होगा, गलत है? नहीं गलत कुछ नहीं है, ये एक हम कहते हैं मान्यता है, पर इसकी वैधानिक या संवैधानिक तौर पर पुष्टि हम नहीं करेंगे ऐसा कोई प्रथम नागरिक है। प्रथम नागरिक हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष को बोला जाता है, राष्ट्राध्यक्ष को बोलने का एक पैटर्न है बहुत पुराना, इसलिए प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा आया ऐसी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं अपने रूममेट पर दबाव डालने के लिए, अपने मित्रों को परेशान करने के लिए, ये सब काम कर सकते हैं। नहीं बहुत सारी मान्यताएं मान जा सकती हैं। ऋषभ जी जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया जाता है, पर भारतीय संविधान महाभियोग शब्द का इस्तेमाल करता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए, उनके लिए पद से हटाना शब्द इस्तेमाल होता है। लेकिन सवाल राजनीतिक विद्वानों की उसी मान्यता से आ जाता है कि महाभियोग शब्द इस्तेमाल वहां पर कर देते हैं, लेकिन किया जाता नहीं है भारतीय संविधान में। राजनीतिक विद्वान ऐसी कई मान्यताओं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। राज्यसभा को नीचे कर दी है क्योंकि लोकसभा ही सब काम करता है और हीरो भी वही है, सदस्य है, हीरो भी वही का होता है। कृषि अनिवार्य नहीं है, हीरो लोकसभा राज्यसभा दोनों का सदस्य हो सकता है और नहीं तो 6 महीने बन जाना पड़ेगा हीरो को बेटा, वरना हीरो को जीरो होने में देर नहीं लगेगी। राज्यसभा में मेंबर कहां से चुने जाते हैं? राज्यसभा पर्याप्त है, ठीक है। चलिए राज्यसभा के बारे में बात करेंगे, है ना। तो मेघा तुम भी सवाल पूछ लो, ऐसे जो है डिप्रेशन करने की जरूरत नहीं, डांट खाने के बाद, ठीक है। पूछ लो सवाल क्या था। चल कोई आगे चल राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले तो ये समझो हमने भारतीय संसद के आर्टिकल क्या डिस्कस किए थे? 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक, सही है। 79 में हमने क्या जाना? 79 में हमने देखा है संसद का गठन, ठीक है भाई। क्या देखने को मिलेगा? संसद का गठन, जिसमें भारत का राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा है। अब ऐसे में अगर हम अगला आर्टिकल देखेंगे 79 से जस्ट आगे वाला, यानी कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 80, तो ऐसे में आर्टिकल 80 में हमको क्या देखने को मिलेगा? आर्टिकल 80 में हमको बेटा राज्यसभा देखने को मिलेगी। राज्यसभा, अरे लोकसभा क्यों बोल रहे हैं? देखो ना, हमने कहा ना राज्यसभा उच्च सदन है। देखो यार फिर से आर्टिकल देखो,
संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा है। तो सबसे पहले कौन है? सबसे पहले तो राज्यसभा है ना, तो पहले आर्टिकल किसका मिलेगा? पहले आर्टिकल राज्यसभा का मिलेगा, उसके बाद आर्टिकल लोकसभा का मिलेगा। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 80 हमें क्या देखने को मिलता है? भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में हमें राज्यसभा की संरचना देखने को मिलेगी। और वहीं अगर हम आर्टिकल 81 की बात करें तो आर्टिकल 81 में क्या देखने को मिलेगा? आर्टिकल 81 में हमें लोकसभा की संरचना देखने को मिलती है। तो 79 संसद का गठन है, राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 में है और आपको लोकसभा की जो संरचना है भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 में देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग राज्यसभा की संरचना की बात करें तो राज्यसभा में आपकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250, ठीक है, और जिसमें से 238 मेंबर कहां से आते हैं? 238 मेंबर आपके राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में भी सबसे नहीं आते हैं, दिल्ली और पांडिचेरी से आते हैं। और वहीं अगर 12 मेंबर की बात करें तो 12 मेंबर कहां से आते हैं? राज्यसभा में जो 12 मेंबर हैं वो आपके मनोनीत होकर आते हैं। और ये मनोनीत कौन करता है? इनको मनोनीत करने का जो काम है वो भारत के राष्ट्रपति का है। तो राज्यसभा में कुल मिला के कितने मेंबर? 250 मेंबर, 238 मेंबर निर्वाचित हैं और 12 मेंबर नॉमिनेटेड हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें तो राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो हमको नजर आती है वो आपके 245 है। कुल मिला के कितनी है? कुल मिला के 245 सदस्य संख्या हमें राज्यसभा की नजर आती है, ठीक है। अब इसके अलावा यदि हम राज्यसभा में अगर हम बेटा राज्यसभा में जो स्थान आवंटित किए गए हैं राज्यों के लिए उन्हें देखना चाहें तो उन्हें कहां देखने को मिलेगा? भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में हमें राज्यसभा में राज्यों के लिए जो स्थान आवंटित किए गए हैं उनका वर्णन भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। देखिए भाई आर्टिकल आगे चलिए। अब भाई साहब प्रेसिडेंट खुद से नॉमिनेट करता है, कैसे कर ले खुद से? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सिफारिश है। अच्छा, राज्यसभा आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 80 क्या करता है बेटा? राज्यसभा की संरचना का उल्लेख करता है, राज्यसभा के गठन का उल्लेख करता है। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। कितनी की गई है? 250 निर्धारित की गई है। इन 250 में से 12 राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, अर्थात बेटा इन 12 का निर्वाचन नहीं होगा, राष्ट्रपति के द्वारा इनका मनोनयन किया जाएगा। और ये मनोनयन भारत के राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करेंगे बल्कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करेंगे। बाकी अगर 238 मेंबर की बात की जाए 238 मेंबर आपके राज्यों के द्वारा और दिल्ली और पांडिचेरी यूटीज हैं बेटा उनकी विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित कर भेजे जाएंगे, ठीक है भाई। किस आधार पर? आधार भी देख लीजिए, कोई बात थोड़ी नहीं है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन है राष्ट्रपति के द्वारा, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र से यहाँ पर किया जाता है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन बेटा किसके क्षेत्र में है? साहित्य के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में है, विज्ञान के क्षेत्र में है और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों का नॉमिनेशन होता है। अच्छा, ये नॉमिनेशन होना सही है गलत है? क्यों भाई नॉमिनेशन होना ये सही है कि गलत है? सही है। क्यों भैया क्यों सही है? निर्वाचन ही होना चाहिए, लोकतंत्र पे क्वेश्चन मार्क नहीं होता। क्यों भाई डेमोक्रेसी में क्वेश्चन मार्क नहीं होता? बताइए, डेमोक्रेसी में तो निर्वाचित सदस्य होने चाहिए सारे। नॉमिनेशन का क्या काम है यहाँ पर? सभी एक्सपर्ट ही होंगे अपने अपने फील्ड में। अच्छा, राज्यसभा में हेमा मालिनी को नॉमिनेट किया गया, रेखा को नॉमिनेट किया गया राज्यसभा में नॉलेज के अकॉर्डिंग। अच्छा, राज्यसभा में जावेद अख्तर साहब को भी नॉमिनेट किया गया, सचिन तेंदुलकर को भी नॉमिनेट किया गया। बताइए जवाब चाहिए आपका? नहीं, बनाने में अच्छा, नीति बनाने में अच्छा होगा, कला को बढ़ावा मिलेगा, साइंस को एक्सेट्रा, ऐसी सभी को अच्छा लगेगा कि देश के लिए कंटिन्यू कार्य करें। अच्छा, 12 मेंबर एक्सपर्ट होते हैं कला, विज्ञान और समाज सेवा के। विदेश मंत्री और अन्य पदाधिकारी मंत्री भी इसी के तहत नॉमिनेट किए जाते हैं क्या? नहीं बेटा, मंत्री होने के लिए बस एक कंडीशन, या तो लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, नहीं हो तो सूरत 6 माह बन जाना चाहिए। जयशंकर जी कहां से थे? राज्यसभा से। कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं पर उनकी इंटेलिजेंस को देखकर अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं। ये लोग वैसे तो चुनाव नहीं लड़ते, तो इनको लाने के लिए मनोनयन का प्रावधान निकाला गया। देश के हर क्षेत्र में विकास के लिए एक्सपर्ट भी हैं रेखा और हेमा और सचिन सर। ये बाकी मैम लोग नहीं है, रेखा और हेमा, ये दोस्त है तुम्हारे बेटा कुलदीप जी, इनके भी मैम लगाते हैं क्या? मतलब भेदभाव करते हैं। कला के क्षेत्र के हिसाब से भी कानून बन रहे हैं, ओके, डिफरेंट फील्ड के जो लोग हैं। अब मतलब ये तो जो भेदभाव नजर आया, सचिन तो सर हो गए और रेखा और हेमा सीधे सीधे आ रहे हैं, तुम्हारे साथ पढ़ती हैं उन्होंने। चलो एक बात बताइए, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि ये लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते, चलो भाई अब हम कहें इन लोगों को चुनाव लड़ने के लिए भेज देते हैं। क्या इन लोगों ने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया हुआ है? आंसर कीजिए। क्यों भाई, क्या इन लोगों ने राजनीतिक क्षेत्रों में काम किया हुआ है? नहीं किया हुआ है। तो जब आपने राजनीतिक क्षेत्र में काम ही नहीं किया हुआ है तो कैसे ऐसे में आपका चुनाव हो जाना आसान तो नहीं होगा, आपको चुनाव जाना मुश्किल रहा होगा, आपको बेटा लंबे समय तक काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप चुनकर आएंगे। और जो लोग साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके पास इतना समय कहाँ होगा कि वे आए राजनीतिक क्षेत्र में काम करें, चुनाव लड़े, वर्षों तक काम करें, उसके बाद जीत कर आए, है ना? ये तो बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में लोग आएंगे नहीं, ना ही साहित्य के क्षेत्र से दिखाई देंगे, ना ही कला के क्षेत्र से दिखाई देंगे, ना ही विज्ञान के क्षेत्र से दिखाई देंगे। तो ऐसे में इन लोगों को हम भारतीय संविधान, भारतीय संसद का हिस्सा कैसे बनाएं? तो भारतीय संसद का हिस्सा बनाने के लिए यहाँ पर एक प्रावधान किया गया और वो प्रावधान था मनोनयन का। तो कुल मिला के कितने सदस्यों का मनोनयन किया गया? कुल मिला के 12 सदस्यों का मनोनयन किया गया कि जो लोग साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकें। तो केवल इन लोगों को बुलाकर वहां पे डेकोरेट करना था कि भाई आइए हमारी संसद में सचिन जी हैं, हमारी संसद में हेमा जी हैं, हमारी संसद में ये भी हैं, वो भी हैं। तो ये सारे लोग मौजूद है, डेकोरेट नहीं करना केवल, कोई तो उपयोग रहा होगा ना।
हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ऐसे लोग जो साहित्य के क्षेत्र में काम कर चुके हैं, कला के क्षेत्र में काम कर चुके हैं, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर चुके हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर चुके हैं, हमारी संसद में आए और विधि निर्माण में अपनी एक्सपर्टीज को बेटा दें। क्योंकि नॉर्मली संसद में देखा जाए तो इस प्रकार की एक्सपर्टीज नजर नहीं आएगी, लेकिन जब ये लोग एक्सपर्ट शामिल होंगे तो ऐसे में विशेष प्रश्नों पर आपके विधि निर्माण में सहायता हासिल होगी इस एक्सपर्ट की। तो राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं वो इसलिए हैं ताकि विधि निर्माण में इन एक्सपर्ट की एक्सपर्ट सलाह का इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है? चलिए, गौतम गंभीर जीत गए। गंभीर है ना बेटा वो राजनीति के क्षेत्र में, अभी भी गंभीर है। एक उन्होंने कैंटीन खोली थी दिल्ली में, हाँ, 1 रुपए में 2 रुपए में खाना खाने के लिए, बंद हो गई है, काम नहीं कर रही आजकल। चलो यहाँ पर अगर देखा जाए 250 जो मेंबर थे आपके कुल मिला के राज्यसभा में इन टोटल थे, ठीक है। हेमा रेखा दोनों लोग एक ही फील्ड में एक्सपर्ट हैं, फिर एक ही फील्ड के 2 लोगों को एक्सपर्ट। प्रियंका यहाँ पर ऐसा कुछ कहा गया है कि साहित्य के क्षेत्र से केवल 2 ही 3 लोग होने चाहिए, कला के क्षेत्र से केवल 4 लोग होने चाहिए, विज्ञान ऐसा नहीं कहा गया। तो ऐसे में यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, तो आप सभी चाहे तो साहित्य के क्षेत्र से कर दो, सभी कला के क्षेत्र से कर दो, सभी विज्ञान के क्षेत्र से कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी 12 लोग हैं, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र से 3 आदमी, कला के क्षेत्र से 3 आदमी, विज्ञान से 3, समाज सेवा से 3, इतने तो बोल सकते हैं कम से कम, है ना। तो 3 2 हेमा रेखा जी तो वही है। रजी विदेश मंत्री मनोनीत थे क्या? विदेश मंत्री राज्यसभा के मेंबर बनाया गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखो भाई राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर, 12 मेंबर जो नॉमिनेट, अभी वही तो बोले थे विदेश मंत्री, कल का ही उनका भाषण था, चल जाती कह रहे थे। एक लड़की ने छात्र से आप ही जैसी छात्र रही होगी, उसने क्वेश्चन किया कि भाई हम प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या कर सकते हैं? उन्होंने जवाब दिया उसके बाद कि भाई मेरा राजनीति के क्षेत्र में ऐसा कोई एक्सपीरियंस है नहीं, मैं तो विदेश मंत्री हूँ, पहले अधिकारी के तौर पर काम करता था। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहाँ से वोट दे देंगे बजट में? ऐसी स्थिति में मैं कुछ बता तो नहीं पाऊंगा, लेकिन एक बात बता सकता हूँ, अगर आप देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि इसमें भी मतलब जो इसमें डरने की क्या बात है? अगर कोई पूछ रहा है तो बता, कोई लोकसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है, इस तरीके से काम कर सकते हैं। ये तो नहीं कि जो है कि विदेश मंत्री का पद ही चला जाएगा। चल क्या कह रहे हो सर, अगर ज्यादा हो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लेंगे क्या? नहीं जॉली जी, ये पूरी तरह सरकार पर निर्भर करता है। कुल मिला के सरकार तय करेगी वो किस आधार पर लेना चाहती है। यहाँ पे एक्सपीरियंस है कि नई उम्र है कि अनुभव है, जो चाहे वो सरकार तय करेगी, इसमें बाकी चीजें बजट में वोट नहीं देंगे ना, ठीक है। एक बार ऐश्वर्या को पत्रकार बार ऐश्वर्या बोल चाहिए, ओके। चल ठीक है भाई, हाँ, कुल मिला के पीएम की नजरों में आना पड़ेगा कुल मिला। आपकी राज्यसभा में देखा जाए भाई, राज्यसभा में कुल मिला के 250 मेंबर थे, 12 मेंबर नॉमिनेटेड और 238 मेंबर जो है आपके निर्वाचित हैं। लेकिन क्या राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष तौर तरीके से होता है? अरे लाला रिजर्व अभी आ रहे हैं आगे यार, इंतजार तो कर लो, ठीक है भाई। क्या यहाँ पर राज्यसभा के लोगों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष तौर पर होता है? नहीं होता बेटा। राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष तरीके से नहीं होता है, बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अगर आपको डिफरेंस करना है ना तो बहुत आसानी समझिएगा। जैसे प्रत्यक्ष चुनाव वे चुनाव है जहां पर भारत की जनता सीधे पार्टिसिपेट करती है, लेकिन बेटा अप्रत्यक्ष चुनाव वे चुनाव होते हैं जहां पर भारत की जनता सीधे पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब जैसे अगर हम बात करें बेटा भारत के राष्ट्रपति की, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अगर बेटा उपराष्ट्रपति की बात करें तो आपके अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राज्यसभा के मेंबर की बात करें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। विधान परिषद की बात करें अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से। उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से। और विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से। तो यहाँ पर जो हमें क्या नजर आएगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। तो भाई साहब यहाँ पर राज्यसभा में कुल मिलाके 238 सदस्य हैं और मतलब कुल मिलाके आपके निर्वाचित 238 सदस्य हैं जिनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष तौर तरीके से होता है। लेकिन अगर देखा जाए कि हमने राज्यसभा में 12 सदस्यों को देखा जो कि नॉमिनेट किए गए हैं, तो इन 12 सदस्यों का महत्व क्या है? तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का महत्व इसलिए है क्योंकि बेटा इन 12 सदस्यों का संविधान में नीति निर्माण में उनकी भूमिका सुनिश्चित की गई है, ताकि क्या किया जा सके, ताकि बेहतर नीति निर्माण किया जा सके और उनकी एक्सपर्टीज का लाभ उठाया जा सके। ठीक है। राज्यसभा की सीट बेटा जनसंख्या के आधार पर डिसाइड होती है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उसको राज्यसभा में सीटें ज्यादा मिलेंगी। जैसे शेर तुमको पता है क्या? शेर तुम्हारा नाम शेर है क्या एक्शन में? है भाई, है भाई, पेपर में भी शेर लिखते हो, एक था ना शेर करके, शेर सासू है भाई, शेर जी कुछ और भी है तो क्या था सब शेर मोहम्मद। अरे वाह बहुत अच्छा है, शेर मोहम्मद एक है ना, वो सब लोग मुझे इस इलाके में लॉयन के नाम से जानते हैं, शेर मोहम्मद। बहुत हो गया। राज्य विधानसभा की निर्वाचित सदस्य, ठीक है। देखो जैसे कि हम लोग अमेरिका की विधायिका की बात करते हैं, अमेरिका की विधायिका का नाम है कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस में हमको 2 सदन नजर आते हैं। एक सदन कौन सा? एक सदन है जिसको हम सीनेट कहते हैं, एक सदन है जिसको हम बेटा प्रतिनिधि सभा कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम प्रतिनिधि सभा की बात करें तो अमेरिका का जो प्रतिनिधि सभा है वो निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपके जो प्रतिनिधि हैं वो सभी राज्यों से जनसंख्या के आधार पर चुनकर आते हैं। लेकिन हम सीनेट की बात करें तो सीनेट अमेरिका का उच्च सदन है जिसमें कि प्रत्येक राज्य को 2 सीटों का अलॉटमेंट किया गया है। तो इस प्रकार से अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं और आपकी सीनेट में 100 सीटें हो जाती हैं। अब इसी प्रकार से हम भारत की बात करें, भारत की संसद में 2 सदन, एक सदन राज्यसभा,
एक सदन लोकसभा, सही है। लोकसभा आपका निम्न सदन के तौर पर काम करता है, राज्यसभा आपका उच्च सदन के तौर पर काम करता है, सही है। अब निम्न सदन में जो चुनाव होगा प्रत्यक्ष तौर पर भारत में होगा, लोग चुन कर आएंगे। तो ऐसे में क्या भारत में राज्यसभा में प्रत्येक राज्य को बराबर मात्रा में सीटें अलॉट की गई हैं? भारत में तो ऐसा नहीं किया गया। क्या भारत में बेटा ऐसा नहीं किया जाना गलत था? तो गलत नहीं है, क्योंकि भारत आपके कार्यात्मक आधार पर तो परिसंघ है, ये बात एकदम सही है, लेकिन संरचनात्मक आधार पर भारत परिसंघ नहीं है, संरचनात्मक आधार पर भारत संघ है। तो ऐसे में राज्यों को बराबर मात्रा में सीटें आवंटित करने का बेटा कोई मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बैठता था। तो ऐसी स्थिति में क्या किया गया, राज्यसभा में राज्यों को जो सीटें आवंटित की गई हैं वो किसके आधार पर की गई हैं? उनकी जनसंख्या के आधार पर की गई हैं। तभी तो हम लोग देखते हैं कि यूपी को एक तरफ 31 सीटें मिली हुई है राज्यसभा में। वही अगर हम त्रिपुरा जैसे राज्यों को देखेंगे तो वहां पर उनको बेटा केवल एक सीट देखने को मिलेगी आपकी राज्यसभा में। और राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के ये जो चुनाव होते हैं उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और चुनाव कैसे होता है? चुनाव आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से होता है, ठीक है। सर राज्यसभा टोटल सीट 250 से स्टेट वाइज डिवाइड होगी तो किसको कितनी मिलेगी? जनसंख्या के हिसाब से रहेगा। यहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से आवंटन किया गया है, इसकी सूची मिल जाएगी आपको, ठीक है। और क्या पूछा है सर? राज्यसभा के मेंबर ये तो हो गया तुम्हारा, और कोई सवाल नहीं? चले आगे चलिए। सर जैसे कि पंचायत में सरपंच को जनता चुनती है, पर सरपंच को उसके जो सदस्य चुनते हैं क्या? सर जैसे पंचायत में सरपंच को जनता चुनती है, पर उस सरपंच क्या लिख दिया, वो यूपी सरपंच को उसके सदस्य चुनते हैं। बेटा भारत में ना त्रिस्तरीय पंचायत काम करती है, ठीक है। सबसे पहले होती है ग्राम पंचायत, फिर होती है माध्यमिक पंचायत, उप सरपंच लिखा है क्या? ओके। उसके बाद होती है आपकी जिला पंचायत, ठीक है। तो ग्राम, माध्यमिक और जिला पंचायत तीनों के जो मेंबर होते हैं इनका जो चुनाव है जनता के द्वारा किसके माध्यम से किया जाता है? जनता को यहाँ पर बेटा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है। लेकिन वहीं अगर हम उसके चेयरपर्सन की बात करें तो माध्यमिक स्तर पर जो पंचायत है उसके चेयरमैन का चुनाव यहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर होगा इनके सदस्यों के बीच में से। जिला स्तर पर जो पंचायत है उसके चेयरमैन का चुनाव इसके सदस्यों के बीच में से होगा प्रत्यक्ष तौर पर। लेकिन ग्राम पंचायत के जो चेयरपर्सन है, जो आपने कहा सरपंच, उसका चुनाव कैसे होगा ये कौन तय करेगा? इसे तय करने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेटिव को है, यानी कि राज्य विधायिका को है। तो ऐसे में आपको हर राज्य में इसके लिए अलग प्रावधान देखने को मिलेगा। यूपी में जाएंगे तो अलग प्रावधान है, एमपी में जाएंगे तो अलग प्रावधान है। तो राज्य आपका जो है ग्राम के प्रधान को किस प्रकार चुना जाएगा, सरपंच का चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष होगा तो राज्य विधानमंडल ही तय करने वाला है, ठीक है। चले भाई, राज्यसभा और लोकसभा में यही डिफरेंस पॉइंट है। अभी हमारे बारे में बहुत बता रहे हैं सर जी, राज्य विधानसभा में राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं, राज्यसभा के चुनाव के लिए राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, चुनाव होता है। सर जी राज्यसभा के इलेक्शन के लिए एज ऑफ सिटीजनशिप के अलावा कोई कंडीशन है? बहुत सारी कंडीशन बात है, पहले बताओ यहाँ तक समझ कर है जल्दी से फटाफट, यहाँ तक किसी को कोई दुविधा हो, कोई समस्या हो? तुम्हारे पापा ग्राम प्रधान है? अरे वाह, हमारी क्लास में एक लड़की और थी जिसका नाम था कविता, उसके पापा भी ग्राम प्रधान है, ठीक है। हाँ बता रही थी 1 करोड़ रुपए सालाना आ रहा है, तो मतलब कोई धन की कमी नहीं हो रही थी। कहते सर हमारे घर में काजू और बादाम पिस्ते के बोरे भरे रहते हैं, कभी कमी नहीं पड़ रही। अच्छा है भाई, हैं कैसे हो रहा है ना तुम्हारे भाव ही थे? हाँ सही है कहता, लाल लोग कोई कमी नहीं हो रही बेटा, लाल लोग बहुत पैसा हमारे आजकल, सही बात है कि नहीं है? पार्टी हो चले जाओ हो जाती है अप्रत्यक्ष तरीके से, पर राज्य विधानमंडल तय करेगा, हमने यानी संविधान ने तय कर दिया, नहीं किया हुआ है, ठीक है। चलिए तो राज्यसभा के बारे में हमने क्या देखा, एक बार रिपीट करते हैं। राज्यसभा के बारे में मैंने आपको ये बताया कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250 है, जिसमें से 12 मेंबर निर्वाचित हैं। उसके बाद अगर देखा जाए कि सैलरी से थोड़ी होता है, विकास की जो पैसा होता है उसकी बात है, सैलरी तो है कुछ 5000 रुपए पर, ठीक है। हाँ देखो भारतीय संविधान का आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में किया जाता है। वहीं अगर हम देखें बेटा इन 12 सदस्यों को क्यों नॉमिनेट किया गया है? ताकि संविधान में नीति निर्माण में उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया जा सके। अब यहाँ पर अगर हम बचे हुए 238 मेंबर की बात करें तो बेटा बचे हुए जो 238 मेंबर हैं उनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके के माध्यम से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और बताओ, ठीक है, राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि सभा के तौर पर स्थापित है, अतः इसका मुख्य कार्य क्या है? यार हमने सिंपल सी बात की, जैसे कि हम संसद के 2 सदन की बात करते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा जनता के सदन के तौर पर काम करता है, राज्यसभा राज्यों की सभा के तौर पर काम करता है। तो आपकी राज्यसभा है क्या? राज्यों की प्रतिनिधि सभा है। तो राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि सभा के तौर पर स्थापित है और इसका मुख्य कार्य क्या है? राज्य स्तरीय समस्याओं के समाधान पर चर्चा करना है, निर्णय लेना है। या फिर हम ये बात तो कह सकते हैं, अब सोचो भारत में हम ये बात तो करते हैं कि संरचनात्मक तौर पर हम संघ हैं, कार्यात्मक तौर पर परिसंघ हैं। तो ऐसे में हमारा केंद्र शक्तिशाली नजर आता है, लेकिन कहीं केंद्र एक तरफा तरीके से राज्यों की स्थिति कमजोर कर दे तो ऐसे में राज्यों के हितों की रक्षा कौन करेगा? राज्यों के हितों की रक्षा करने का काम राज्यसभा का है, क्योंकि राज्यसभा केंद्र स्तर पर राज्यों के हितों की रक्षा करती है। क्योंकि राज्यसभा क्या है? राज्यसभा राज्यों की सभा है, राज्यों की प्रतिनिधि सभा है। तो ऐसे में ये केंद्र से राज्यों की रक्षा भी करती है, राज्यों के हितों की रक्षा भी करती है, राज्यों की समस्याओं के समाधान पर चर्चा भी करती है और बेटा निर्णय भी लेती है। तो कुल मिला के राज्यों के हितों में काम करती हुई आपको संस्था नजर आएगी राज्यसभा। अब बताइए यहाँ तक फटाफट कोई समस्या हो? एक बार बता दो लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहते हैं? जॉली यार देखो मैं एक चीज बताऊं, आप लोग ना आगे आगे भाग रहे हैं। मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ कि जैसे कि मैं एक बच्चे में नहीं देखा ये, और ये एक तरीका ना तौर तरीका समझ लेता हूँ। और दूसरी बात, 2 बातें मैं आपके सामने आज खुले मन से बताना चाहता हूँ कि जिस तौर तरीकों के माध्यम से आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, ऐसे में आपके और सहपाठियों की पढ़ाई खराब हो रही है।
दिक्कत क्या हो रही है, हमने इतनी देर में इस टॉपिक को खत्म होकर रिवीजन होकर कंप्लीट होना चाहिए था राज्यसभा वाले को। हमने क्या किया, बीच-बीच में क्वेश्चन कर करके इस टॉपिक की रबर बैंड बना दी बेटा, और रबर बैंड बना के आपने ऐसे-ऐसे सवालों को बीच से पूछा जो कि टॉपिक के खत्म होने के बाद पूछे जाने चाहिए थे। उसकी वजह से आपने टॉपिक को पूरा खराब किया, ठीक है? देखो मेरा नुकसान नहीं है, मैं आपके साथ बैठकर बहुत लंबा समय ऐसे व्यतीत कर सकता हूँ, ठीक है? मेरा क्या नुकसान हो रहा है? कुछ नहीं, लेकिन पढ़ने का तरीका ऐसे नहीं होता है। पढ़ने देखो आज समझो कि और भी क्लास में काम आए, पढ़ने का तरीका ये है, जब शिक्षक आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बीच में सवाल नहीं करें, ठीक है? सवाल तब करें जब हमारा वो मुद्दा खत्म हो गया है। जैसे हम राज्यसभा वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैं आपसे हर 5-10 मिनट बाद बोलता हूँ ना कि अब सवाल पूछो, अब बताओ क्या दिक्कत है? तो कोई पैटर्न है कि हर 5-10 मिनट बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली नहीं मेरी क्लास में ऐसा नहीं होता ऐसा, बहुत सारी क्लासेस में होता है कि डाउट सेशन लास्ट में होता है, हर 15-20 मिनट का। मेरी क्लास में ऐसा नहीं होता है, मेरी क्लास में हर डाउट सेशन हर 10 मिनट बाद होता है। तो हम हर 10 मिनट में एक टॉपिक खत्म करते हैं, हर 10 मिनट में डाउट सेशन होता है, उन डाउट सेशन में अपने क्वेश्चन करेंगे ना, तो टॉपिक का रबर बैंड नहीं बनेगा। तो ये जो टॉपिक का रबर बैंड बन गया, और बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक से बिगड़ जाते हैं और बार-बार जो है टॉपिक से कनेक्ट करवाने की कोशिश करनी पड़ रही है, वो इसीलिए करनी पड़ रही है, ठीक है? क्योंकि वो टॉपिक बार-बार पीछे छूट जाता है। आपको पता है स्पेशल क्लासेस चलती हैं सुबह 9 बजे शाम को 9 बजे, बच्चे बहुत सिंसियर होके पढ़ते हैं। कोई बच्चा जब मैं डिस्कशन करता होता हूँ बीच में सवाल नहीं करता है, कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि जब डिस्कशन चल रहा है तो सवाल करने का मतलब नहीं है। अगर आपने सवाल किया तो आप डिस्कशन को बेटा इंटरप्ट कर रहे हैं, और इंटरप्ट करने का मतलब ये है कि आपके लिए बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, ठीक है? अब सोचो मैं कुछ बता रहा हूँ अपने मन से आपके लिए, अब आपने पूछ दिया, आपके दिमाग में जो बात थी वो तो हो गई, लेकिन सोचो वो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन बीच में इंटरप्ट कर दिया है और वो छूट गया है। अब मेरा दिमाग कहीं और चला गया, हम फिर कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे। तो ऐसे में जो चीज आप तक पहुंचनी चाहिए थी वो आप तक पहुंची नहीं। बात समझ में आई? होता क्या है, इससे नुकसान होता है, तो इन नुकसानों को पूछो। और दूसरा, हम एक गलती और कर रहे हैं, दोनों बातों पर बोलूंगा आपसे, ठीक है? तो मुझे लगता है कि हम काफी लंबे समय तक क्लासेस कर रहे हैं और अभी तक आप शायद उन चीजों को नहीं सीख रहे हैं। दूसरी गलती है, हम लोग आगे आगे भागने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको खुद पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति वाला टॉपिक उठा है, तो राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ा है, ऐसा कोई मुद्दा शायद बचा नहीं होगा कि जो हमने डिस्कस नहीं किया। तो ऐसे में आपको शायद ये पूछने की जरूरत ना पड़े कि हाँ, कि राज्यसभा में क्या होने वाला है आगे, कि लोकसभा में क्या होने वाला है। अगर मैंने उच्च सदन निम्न सदन बोला है तो मैं शायद बताने नहीं वाला हूँ, ऐसा तो नहीं होने वाला होगा। तो यानी कि कुछ छूटने वाला नहीं है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अब सोचो हम एक चीज अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसी में एकदम से सारी चीजें आए, राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा का उच्च सदन, राज्यसभा का निम्न सदन, राज्यसभा लोकसभा में शक्तियों में अंतर, लोकसभा की शक्तियां। तो फिर इस टॉपिक को हम कनेक्ट कैसे करेंगे? हम अभी राज्यसभा लोकसभा से पूरी तरह अवगत नहीं है, पर जानना शुरुआत में जैसी संसद सत्र हमने शुरू किया, हम तुरंत ही सारी चीज जानना चाहते हैं। उसकी दो वजह होती है, एक वजह होती है हमारे दिमाग में एक तो क्वेश्चन बहुत उपजते हैं, ये हो सकती है, ये लेकिन बहुत अच्छी वजह है अगर ऐसा होता है तो ऐसे में अपने आप को थोड़ा धैर्यवान बनाए रखना है, और मेरे आपके सवालों का मैं आपसे कहूँ ना पूछो तो उसका इंतजार करना है। दूसरी वजह क्या होती है? दूसरी वजह होती है हमको अधूरा ज्ञान होता है, और ज्यादातर बच्चों के साथ ये समस्या होती है, हमने पॉलिटी कहीं ना कहीं से आधी अधूरी पड़ी हुई है, कहीं किताबों से कहीं किसी से, तो वो आधा अधूरा ज्ञान लेकर जो घूम रहे होते हैं ना, उनको बहुत आगे बढ़ने का बेटा शौक होता है कि हम इसमें भी थोड़ा बता देते हैं, उसमें भी थोड़ा चले जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, टॉपिक के साथ आगे नहीं जाओगे, तो नुकसान आपका होने वाला है। पेपर आप ही को देकर आना है, पीटी आप ही को देना है, इसके अलावा मेंस भी आप ही को देना है। अगर आप नहीं करोगे तो मेरे कुछ नहीं आता बेटा, मैं चाहूँ तो आंसर राइटिंग नहीं कराऊंगा, तुमसे कोई कुछ नहीं बोलने वाला, मैं तुमसे हैंडल करके आंसर नहीं सुनूंगा, मुझसे कोई कुछ नहीं बोलने वाला, मैं अपना काम खत्म करूंगा, संसद होगा खत्म की बात, ठीक है? ऐसे पढ़ना है तो ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है? तो आपके ऊपर है आप कैसे अपनी क्लासेस को आगे चलवाना चाहते हो। अगर इसी तरीके से चलाना चाहते हो कि हम रैंडमली कुछ भी क्लास को डिस्टर्ब करें कभी भी और कैसे भी चलती रहे, तो बात काम नहीं बनेगा। देखो हमारी क्लास में लिबर्टी तो बहुत चलती है, मेरी क्लास में मुझे लगता है कि इससे ज्यादा लिबर्टी नहीं मिलती होगी, अच्छी खासी लिबर्टी है, आजादी के साथ पढ़ते हैं, कुछ भी कमेंट लिखते हो, कभी कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन देखो जिंदगी में ना हर चीज अच्छी है, लेकिन अगर पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो, समस्या वहीं शुरू हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि बेटा तुम्हारे से कोई आगे नहीं आके पूछेगा कि तुमने इन 2 सालों में क्या किया था। अगर 1 नंबर भी कम रह गया, अगर 2 नंबर भी कम रह गए, सब लोग यही कहेंगे कि तुमने मेहनत की थी। क्योंकि सोचो ना, तुमने इतनी मेहनत की, तुमने इतनी पढ़ाई की, अगर थोड़ा सा भी 2 नंबर 3 नंबर से रहेगा ना, लोग बहुत सुनाने का काम करता है। तो ऐसी चीज से बचो, हम मेहनत करें, हम अपने समय को लगा रहे हैं तो समय को सही से खर्च करें। हम क्या क्लास में अपनी ओवर स्मार्टनेस दिखाने को आए हुए हैं? क्या हम क्लास में बेटा हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, इसलिए हमने जो है यूपीएससी की क्लासेस में एडमिशन लिया हुआ है? ऐसा तो नहीं है कि हम जो है बहुत कुछ आता था उसके बाद आए हैं। अगर आपको बहुत कुछ आता ही था तो हमें क्लास की जरूरत ही नहीं है, सीधी बात है, आपको खुद पढ़ना चाहिए था। नहीं आता है, हमें चीजें सीखनी है। अगर आप वो चीज ही अपने मन में सोचकर आई नहीं हो कि हम सीखने आए हैं, हम कुछ हासिल करने आए हैं, तो फिर सीखेंगे कैसे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा, सीखने की स्थिति में लाना पड़ेगा। अपने आप को अपने अंतर मन में सोचो ना कि आए हैं क्लास को सीख कर जाएंगे, ये तो नहीं आए हैं 4-5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो फिर लिखेंगे, ऊपर उठ गया सवाल, नीचे उठ गया। यार हम सोचते हैं हम बोल क्या रहे हैं क्लास में, मतलब हमारा डाउट ऊपर हो गया, टीचर जाएगा ऊपर उठा हुआ देखने के लिए, हमारा डाउट कहाँ उड़ा चला जा रहा है। नहीं, हम सोच के देखें सही, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या मतलब लिखते जा रहे हैं। भाई आपकी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को निभाइए। समय पर डाउट को पूछिए, समय से क्वेश्चन को पूछिए, टॉपिक को कनेक्टिविटी बनते दीजिए। अगर टॉपिक की कनेक्टिविटी नहीं बनी, नुकसान आपका होने वाला है, ठीक है? चलें आगे। समझ जाओ यार तो अच्छी बात है, नहीं समझा जाओगे ना तो तुम्हें समझाएगा कोई नहीं, ये बात ध्यान रखना। इस सेक्टर में ना बेटा प्रोफेशनल लोग बहुत हैं, मैं तुम्हें बहुत साथ बताऊं, तुम्हें कोई नहीं समझाएगा, सब लोग अपना काम करके पढ़ा के चले जाएंगे, तुमसे कोई नहीं बात करेगा। क्योंकि एक बात बताऊं, अकेडमी पर हमारे प्लेटफॉर्म पर बहुत बच्चे हैं और बहुत बच्चों में से बहुतों का सिलेक्शन होता है, तो मुझे रिजल्ट दिखाने के लिए हमेशा हर साल बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये समझो कि 300-400 बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे ना, तो अगर उनमें से बहुत सारे बच्चे नहीं हुए तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, एक शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो हर बच्चे को अपने साथ लेकर चले। कोई कमजोर है तो उसे पीछे ना छोड़े, कोई अगर कोई कमजोर है उसकी उंगली पकड़े, उसे उंगली पकड़ाकर आगे चले। तो कोई तुमको ऐसे समझाएगा नहीं मोहब्बत के साथ कि तुम ये गलतियां कर रहे हो, यहाँ पर अभी परेशानी है, बस तुमको डांटेगा, ब्लॉक करेगा, आगे चल देगा। इतनी देर में 5 बच्चों को ब्लॉक करके आगे बढ़ जाता है कोई भी, ठीक है?
समझो अपनी जिम्मेदारियों को कि तुम्हारे कंधों पर केवल तुम्हारा बोझ नहीं है, तुम्हारे कंधों पर बेटा तुम्हारे माता-पिता, उनकी जिम्मेदारियाँ, उनकी आशाओं का बोझ है। तो सही तरीके से स्मार्ट स्टडी करना सीखो, ठीक है? चलें? कहाँ भेज दिया तुमने मुझे यार? इतना ना इमोशनल स्पीच ना चुकाया करो मुझसे, इतना एंग्ज़ायटी ना हो जाता। चलो आगे की तरफ, हम फिर से टॉपिक पे पढ़ेंगे, हमने क्या-क्या पढ़ा। हाँ, जैसे आप ऐसे नहीं है, हाँ। चलिए क्या कहते हैं, आज मंगलवार है, हाँ, सोचो आज मंगलवार की है। किसी के पास टाइम नहीं है, हाँ, चलो देखें भाई हम फिर से टॉपिक कनेक्ट करेंगे राज्यसभा का। हमने जहाँ से शुरू किया था फिर से। अब हम शहर में बच्चे हो गए। चलो उम्मीद करते हैं कुछ सीखोगे। नहीं, गुस्से की बात नहीं है। खास बात ये है कि जैसे कि अरे जांच मैडम बुराई क्यों करी थी क्या? तुम तो ऐसी बात तुम तो कभी लड़ाई करवा दो बेटा। हाँ, नहीं सर की बात बुराई करती। हाँ, ऐसा कोई बुराई नहीं मतलब प्रोफेशनल जो लोग होते हैं ना, वो इतना अपना समय खराब नहीं करते हैं। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अपना काम करके आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, मैं थोड़ी मेरी प्रोफेशनल लाइफ ऐसी है कि मैं आपके साथ पर्सनल इंटरेक्ट करने लगता हूँ, पर्सनली इन्वॉल्व होने लगता हूँ। कोई भी नॉर्मली पर्सनली इन्वॉल्व नहीं होता है आप लोगों में। वो क्या करेगा प्रोफेशनली आपके साथ कनेक्ट होगा, मैं पर्सनली कनेक्ट हो जाता हूँ, बस ये फर्क है। तो कुछ बता रहा था, क्या बता रहा था पता नहीं। मैं कुछ कह रहा था इससे पहले कि भाई इससे पहले कुछ कह रहा था ना, हाँ, अब मुझसे गुस्सा नहीं होते हो। पता है उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि मुझे पता है कि जो हरकतें तुम करते हो ना, वो हरकतें मैं कर चुका हूँ। तो ऐसे में दुष्परिणाम भी मुझे पता होता है कि हाँ, ऐसा होने से ये दुष्परिणाम है, मुझे भी टोका गया। मेरी एक दिन तो पता है क्या हुआ? एक दिन हम लोग गए थे एक ना कॉम्पिटिशन था, जिसमें मुझे डिबेट कॉम्पिटिशन होता है ना कि हम जीतते हैं स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल पर जाना होता है। फिर स्टेट लेवल पर ना भेजा गया डिबेट कॉम्पिटिशन के लिए हम जा रहे थे। वहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे थे, हमारे टीचर भी थे। तो सभी बच्चों को नाश्ते के लिए शाम को क्या करवाया गया, पीटी दिलवाई। अब टीचर हमारे बकेट में, बाल्टी में लेकर आ रहे हैं पेटी बहुत सारी, सबको बांटे दे रहे हैं। जैसे-जैसे बांटे, हमें कोई मिल गई, उसके बाद तो पता है खुरापात तो दिमाग में थी। जैसे ही वही बांटे, तो उसके बाद कहा एक हमें और चाहिए। फिर दूसरी बांटे, तो उसके बाद बोले हम एक और हमें चाहिए। हर बार होता है, जितनी बार उन्होंने कहा, जितनी बार उन्होंने पेटी बाँटी, हर बार मैंने बोला, उसके बाद एक और चाहिए, एक और चाहिए। अब ना पूरी पेटी जो है बँट गई। उसके बाद मैंने आखिरी उन्होंने पेटी फिर बाँटी, उन्होंने कहा मैंने एक और चाहिए। सोचो, अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो बकेट थी ना उनके पास, जो बकेट थी, उन्होंने बकेट उठा के मेरे ऊपर फेंक दी। ठीक है भाई? ऐसा नहीं हटा नहीं, मैंने बकेट को कैच किया है प्रॉपर तरीके से। मैंने बकेट को कैच किया और कैच करने के बाद उसमें देखा, तो उसमें केवल एक पेटी थी बेटा। मैंने कहा मैंने गुरुजी इसमें तो एक ही बची है, ये तो आप ही डालो। हाँ, 2-3 होती वही रख लेता मैं। तो मैंने बकेट को उन्हें वापस किया, उसके बाद उन्होंने पेटी खाई है। तो सोचो ना, तो मतलब ये तो काम कर रहा हूँ ना, तुम्हें देख के लगता है ये कि मैं हूँ वहाँ पर। ऐसी हरकतें मैं कर चुका हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या-क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे अनुशासन में रहना है और कोई बात नहीं। चलें? चलो। उनकी शक्ल मुझे जब भी याद आ जाती है, तो मैंने जो बाल्टी उठा के फेंकी मेरी तरफ, इतनी बड़ी बाल्टी थी बेटा, इतनी बड़ी, मैंने पूरी उठा के फेंकी मेरी तरफ। लो उठा लो पेटी, एक पेटी बताओ, फेंक के मारा है। अब अच्छा वैसे ऐसे ना मजा हो जाता है, एक बात तो है कि भाई ऐसे में ना इतने में मजा हो जाता है। वैसे अगर नॉर्मली एक और खा लेते तो मजा नहीं आता, मजा ऐसे में आता है ये जब पूरे को पूरी करने के बाद, पूरी पूरी बाल्टी। हाँ, ये तो नहीं, क्या पता प्यास मुंह पे मारी उन्होंने, वो तो कहो कि जो है बस कैच सही से आ गया, हो सकता है मुंह फूट जाता, है ना? तो आज कुछ मुंह का एंगल गलत करके नजर आता। चलिए राज्यसभा के बारे में बात करें। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन का हमको उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है? राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या हमको 250 निर्धारित देखने को मिलेगी और राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो भारत के राष्ट्रपति बेटा किस क्षेत्र में? भारत के राष्ट्रपति यहाँ पर इन 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वो साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में करते हैं। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, जो शेष 238 सदस्य हैं उनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और राज्यसभा में 12 जो विशेषज्ञ हैं उनका महत्व इस रूप में है कि संविधान में नीति निर्माण में उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया गया है ताकि उनकी जो एक्सपर्ट राय है उनको भारतीय संविधान के विधि निर्माण, अगर देखा जाए बेटा संसद में जो विधि निर्माण हो रहा है, जो नीति निर्माण हो रहा है, उनकी मदद को लिया जा सकता है। और अगर भारतीय राज्यसभा की भूमिका की बात करें तो राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधि सभा के तौर पर स्थापित है और इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य राज्य स्तरीय समस्याओं के समाधान पर चर्चा करना है और उन पर निर्णय लेना है। इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये लोग राज्य स्तरीय समस्याओं पर चर्चा करेंगे, उन पर निर्णय करेंगे, उनके समाधानों की बात करेंगे, तो ऐसी चर्चा और निर्णय में इन विशेषज्ञों की भूमिका को सुनिश्चित करनी पड़ेगी ना। आपने क्या किया है? कला के क्षेत्र से लोगों को लिया है, साहित्य के क्षेत्र से लोगों को लिया है, विज्ञान के क्षेत्र से लोगों को लिया है, समाज सेवा के क्षेत्र से लोगों को लिया है और हम क्या कर रहे हैं? राज्यसभा के माध्यम से राज्य स्तरीय समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं और उनके समाधान की बात कर रहे हैं। तो ऐसी चर्चा और इन निर्णय में ये जो विशेषज्ञ हैं इनकी भूमिका को सुनिश्चित किया गया है। पहले अब बताइएगा यहाँ तक पहले किसी को कोई समस्या है? फिर आगे फटाफट जल्दी से अब डाउट पूछो। ये आपका डाउट सेशन है। नहीं नहीं नहीं, आप तो हंसा कर एकदम से पढ़ाई लग जाते सर। अरे तो तुम हंसी छुप क्यों तुम्हारी? नहीं 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 नहीं, पक्का श्योर, सोच लो। ओके ओके क्लियर, ओके श्योर, एकदम श्योर। तो एक बार आर्टिकल 80 में देख लें। चलिए, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 80 देखते हैं और आर्टिकल 80 में क्या है? आर्टिकल 80 में हमें राज्यसभा की संरचना देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? राज्यसभा की संरचना देखने को मिलेगी। मैंने अभी आपको बताया था भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 है। 79 में हमें संसद का गठन देखने को मिलता है और उसके जस्ट आगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 80 है। आर्टिकल 80 में क्या देखने को मिलेगा? राज्यसभा की संरचना। क्या कहा गया राज्यसभा की संरचना के बारे में? राष्ट्रपति के द्वारा
खंड 3 के प्रावधानों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों के, तो भाई नॉमिनेटेड कुल मिला के कितने मेंबर हैं? नॉमिनेटेड हैं आपके 12 मेंबर। किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इन 12 सदस्यों का नॉमिनेशन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। फिर देखिएगा, राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। अनधिक का मतलब क्या हुआ? 238 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? 238। तो राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। तो संघ और बेटा अगर देखा जाए संघ राज्य क्षेत्र और राज्यों के कुल मिला के प्रतिनिधि कितने होंगे? 238 238 और 12 कितना हो गया? 250 मेंबर हो गए। तो आपकी राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250 है। 12 मेंबर नॉमिनेट होकर आते हैं और 238 मेंबर जो आते हैं वो आपके निर्वाचित होकर आते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में और राज्यों के और यूटीज के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन कहां पर है? चौथी अनुसूची में किया गया है। तो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची क्या बताती है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को जो स्थानों का आवंटन किया गया है वो चौथी अनुसूची में किया गया है। कुछ याद आता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को एग्जीक्यूट करने के लिए यदि भारतीय संविधान की अनुसूची 1 और अनुसूची 3, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में यदि कोई परिवर्तन करना पड़ता है तो वो संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आप भारत में कोई नया राज्य का निर्माण करते हैं और ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा? अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो अनुसूची 1 में उस राज्य का नाम लिखना पड़ेगा और अनुसूची 4 में राज्यसभा में स्थान का आवंटन लिखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर राज्य को राज्यसभा में कुल कितने स्थान आवंटित किए गए हैं। तो राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का जो आवंटन है वो चौथी अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होगा। फिर देखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा खंड 1, खंड 1 पता है ना? खंड 1 के उपखंड का के अधीन जो मेंबर नॉमिनेट किए जाने वाले हैं वो ऐसे व्यक्ति होंगे जो निम्न क्षेत्रों में एक्सपर्ट हैं या फिर विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। प्रियंका भी तुमने पूछा था ना, हिमांशु और रेखा जी दोनों एक ही क्षेत्र से हैं। सोचो, हमें कुल मिला के 12 मेंबर देखने को मिल रहा है ना, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से। तो ऐसे में अगर डिवाइड भी कर देंगे तो साहित्य के क्षेत्र से 3, विज्ञान के क्षेत्र से 3, कला के क्षेत्र से 3, समाज सेवा के क्षेत्र से 3 लोग दिखाई दे जाएंगे। लेकिन क्या ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें ये कहा गया कि साहित्य के क्षेत्र से अधिकतम 3 लोग हो सकते हैं, कि विज्ञान के क्षेत्र से अधिकतम 3 लोग हो सकते हैं, कि कला और समाज सेवा के क्षेत्र से अधिकतम 3 लोग हो सकते हैं? ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है। 12 मेंबर होंगे और ये 12 मेंबर साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से होंगे। इसके अलावा एक चीज और, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा? राज्यसभा में बेटा प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से होगा। अभी क्वेश्चन किया था, किसने क्वेश्चन किया था कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है राज्य विधानसभा के, तो अब देख रहे हो ना क्यों भाई? क्यों देख रहे हो? आंसर है। चलो देखो भाई, राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो राज्यसभा में प्रत्येक प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होगा बेटा? राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से होता है। तरीका क्या है? तरीका वही है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से। तो अब ये बात क्लियर है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से होगा। निर्वाचित सदस्यों पर फोकस कीजिएगा। राज्यसभा के चुनाव में बेटा यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है भाई? राज्यसभा के चुनाव में नॉमिनेट मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल और केवल आपके निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? जैसे कि अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के चुनाव में यूनियन टेरिटरीज भी पार्टिसिपेट करती हैं। अब यूनियन टेरिटरीज कैसे? यूनियन टेरिटरीज केवल वो पार्टिसिपेट करती हैं जहां पर हमको विधानसभा नजर आती है, जैसे कि दिल्ली है, जैसे कि आपका पुडुचेरी है। तो दिल्ली, पुडुचेरी जिन यूनियन टेरिटरीज में हमको विधानसभाएं नजर आती हैं वो भी बेटा इनके चुनाव में पार्टिसिपेट करती हैं और उन विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राज्यसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। ऋषभ, राष्ट्रपति का चुनाव याद है? जिस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हमने डिस्कस किया था ना, उसी प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, उसी प्रकार से भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। ध्यान रखिएगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति राष्ट्रपति के चुनाव में काम आती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में काम आती है, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में काम आती है और विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में काम आती है। वही एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और बाकी अगर हम लोकसभा की बात करें और अगर हम विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर सरल बहुमत प्रणाली देखने को मिलती है, यानी कि वो प्रणाली जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति विजयी होता है। पर राज्यसभा के चुनाव में वो प्रणाली नहीं है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अब बताइए यहाँ तक फिर किसी को कोई समस्या हो? जल्दी से। तो फिर क्या सर 12 के मेंबर एक सेक्टर से हो सकते हैं? हो सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक पहले किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? राज्यसभा सभी राज्यों में, अरे नहीं भैया बेटा नहीं, बहुत नाज हो गया बेटा। हाँ दोबारा बहुत बहुत कुछ बता रहा हूँ, तुमने तो पूरा जीरो कर दिया। जहां हमने चुनाव डिस्कस किया था राष्ट्रपति वाला, वही सोचना राज्यसभा की सदस्य को चुनाव हुआ। बस तसल्ली किया, मैं समझ गया। इस दवाई थोड़ी सी और, थोड़ी दवाई और पुरानी लगेगी है क्या? सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है? एक कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, एक विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव और एक न्यायपालिका यानी कि जुडिशियल। भारत में अगर हम सरकार के स्तर की बात करें तो एक केंद्र स्तर पर हमें संघ सरकार नजर आती है, सही है भैया? और अगर हम राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर हमको राज्य सरकार नजर आती है, सही बेटा? अब देखो, अगर हम केंद्र स्तर पर संघ सरकार की बात करते हैं, संघ सरकार के केंद्र स्तर पर कुल कितने अंग हैं? कुल 3 अंग हैं।
संघ सरकार की कार्यपालिका, संघ सरकार की विधायिका, संघ सरकार की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट में से बात कर सकता है। इसी प्रकार से अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार के 3 अंग हैं, जिसमें कि राज्य सरकार की कार्यपालिका, राज्य सरकार की विधायिका, राज्य सरकार की न्यायपालिका। ठीक है, अब नहीं समझो पहले ध्यान, ऐसे जल्दबाजी नहीं, पूरा सुनो। ठीक है, केंद्र की बात करेंगे तो संघ सरकार की विधायिका का नाम क्या है? संघ सरकार की विधायिका का नाम है, एक तीसरी चीज आ जाओ समझो। ठीक है, अगर हमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही ना क्लास में तो कभी शर्माने की जरूरत नहीं है, आपको क्लास में क्वेश्चन पूछने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप शर्मा के आस रह गए ना तो वो चीज हमेशा परेशान करेगी। ये मत समझो कि सब लोग क्या कहेंगे, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, पूछेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब सुनो तो केंद्रीय विधायिका का नाम क्या है? केंद्रीय विधायिका का नाम है संसद। अब संसद यानी कि केंद्र स्तर पर जो आपकी विधायिका काम करती है बेटा, उसे हम संसद कहते हैं। ठीक है, तो इस संसद के कितने सदन हैं? इस संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक है, अब एक बात बताओ भैया, भारत में केंद्रीय विधायिका कितनी है? भारत में केंद्र कितना है? भारत में केंद्र 1 है। सही है, भारत में केंद्रीय विधायिका कितनी है? केंद्रीय विधायिका केवल 1 है। अच्छा, अब उस केंद्रीय विधायिका का नाम क्या है? उस केंद्रीय विधायिका का नाम संसद है। तो भारत में संसद कितनी है? भारत में संसद 1 है। सही है, अब संसद के कुल कितने सदन हैं? 2 सदन हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा है। तो भारत में राज्यसभा कितनी है? केवल 1 है। लोकसभा कितनी है? केवल 1 है। तो भारत में जो लोकसभा और राज्यसभा है वो केंद्रीय स्तर पर देखने को मिलती है। आपको पता है भारत की जो संसद है वो दिल्ली में बैठती है, वहां पर उसके 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा। हम दोनों के माध्यम से ही तो विधियों का निर्माण होता है। अब सोचो इसी प्रकार से अगर आप राज्यों की बात करो तो राज्यों में क्या है? राज्यों में हमें राज्य विधायिका देखने को मिलती है, जिसे बेटा राज्य विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं कहीं कहीं पर, और बाकी मैक्सिमम जगह 1 सदन है। एक है राज्य विधानसभा और एक है राज्य विधान परिषद। ठीक है, तो भारत के 28 राज्यों में, सभी 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं, और भारत के केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद मौजूद है। तो वहां पर विधान परिषद है, विधानसभा है। और रही बात राज्यसभा के चुनाव की, तो राज्यसभा के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है? राज्यसभा के चुनाव में भैया विधानसभा पार्टिसिपेट करती है। विधानसभा कहां पर है? विधानसभा आपके राज्य स्तर पर मौजूद है। राज्यसभा कहां पर है? आपके केंद्र स्तर पर मौजूद है। तो राज्यसभा के जो सांसद है वो कहां से आ रहे हैं? आपकी विधानसभाओं के माध्यम से निर्वाचित होकर आ रहे हैं। भारत में कुल मिलाकर कितनी विधानसभाएं? आपकी 28 विधानसभाएं, क्योंकि 28 राज्य हैं। तो ऐसे में 28 राज्य की 28 विधानसभाएं क्या करती हैं? राज्यसभा के सदस्यों को अपने बीच में से बेटा यहाँ पर निर्वाचित करके भेजती हैं। अब क्लियर हुई बात? ठीक है, चले आगे। अब बताइए, अब किसी का एक सवाल और था, चलेगा बता दीजिएगा, राज्यसभा राज्यों पर किस प्रकार प्रेरित करता है, कैसे हेल्प करता है? राज्यों के एग्जांपल से। सॉरी सर, कुछ कारण से जाना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं, मनीष जी अगर पढ़ाई से कोई इंपॉर्टेंट तो दिक्कत। चलो भाई, हम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम लोग राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं कि राज्य किस प्रकार जो है राज्यों का प्रेजेंट करते हैं। अब देखो, हम भारत की संसद के बारे में बात करें तो संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक है, लोकसभा क्या है? लोकसभा हमको जनता के सदन के तौर पर नजर आता है, और राज्यसभा क्या है? राज्यों की प्रतिनिधि सभा के तौर पर नजर आता है। प्रतिनिधि सभा मतलब जो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, जो राज्यों के हितों की रक्षा करती है। जैसे एक बात बताओ, हाँ जी बिल्कुल ऐसा, जैसे कि हम भारतीय संविधान की 7वीं सूची की बात करते हैं पूजा, है ना? 7वीं सूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संपत्ति सूची। संघ सूची पर विधि निर्माण केंद्र करता है, राज्य सूची पर विधि निर्माण राज्य करता है। इसके अलावा बेटा अगर देखा जाए कि संपत्ति सूची पर जो विधि निर्माण करने का जो अधिकार दिया गया है वो केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया है। लेकिन यदि आपके केंद्र को राज्य सूची पर विधि बनानी है तो कैसे बनाएगा? तो बेटा यहाँ पर राज्यसभा एक प्रस्ताव पास करेगी अपनी उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से, और बताएगी कि राज्य सूची का जो पर्टिकुलर विषय है इसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है, और आप इस राष्ट्रीय महत्व के विषय पर क्या कर सकते हैं? विधि निर्माण कर सकते हैं। तब आपकी संसद उस राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो राज्यों का हित बचा कि नहीं बचा? तो भाई अब बताइएगा, राज्यों का हित बचा ना, तो इसलिए यहाँ पर राज्यों का हित इस प्रकार से बचाती है। ये तो केवल एक एग्जांपल है, बाकी आपके जो भी विधि विधान पास होते हैं उन सभी विधि विधानों में वो ये देखती है कि राज्यों का हित कुछ प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए और बताइए, और किसी को कोई समस्या हो बता दो फिर। हेलो रिजल्ट जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल। सर मुझे पता था आप क्वेश्चन करेंगे सर, अभी मैं नोट कर रहा हूँ, मेरे काफी 2-3 छूटे हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन का आर्टिकल। निर्वाचन का आर्टिकल नहीं सर, कंफ्यूजन काफी सर, कल नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा, राज्यसभा और जो विधानसभा, और जो दिल्ली की विधानसभा और पुडुचेरी की विधानसभा। अच्छा, बाकी यूटीज? बाकी यूटी नहीं करती, उसमें सर विधानसभा नहीं है। जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर पे अभी विधानसभा बनी हुई नहीं है सर, विधानसभा बनेगी तब जाके उसमें निर्वाचन भाग दे पाएंगे। तो विधानसभा बनते ही तुम पार्टिसिपेशन दे देंगे? नो सर, संशोधन करना पड़ेगा सर संविधान में। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करता है? सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा की सहमति से। सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा की सहमति। जब राज्यसभा ने चुनाव के लिए लोकसभा से पूछेंगे हाँ भैया चुना कि नहीं चुना, ऐसे? तो सर नॉर्मल मतलब सरल वाला बहुमत। सरल बहुमत, एक सत्तावनी पद्धति नहीं? नहीं सर। क्लास कब से नहीं करी? सर 3 क्लास छूट गई थी सर मेरी, तो उसको रिकॉर्डिंग राष्ट्रपति भी छूटा, उपराष्ट्रपति भी छूट गया। प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है कि अपॉइंटमेंट होता है? प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट होता है सर। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी अपनी मर्जी से? नो सर, बहुमत के आधार पर सर। बहुमत कहाँ होना चाहिए? लोकसभा में सर, और सदस्य किसी भी सदन का हो सकता है, राज्यसभा या लोकसभा। अगर प्रधानमंत्री जी राज्यसभा के मेंबर हैं तो क्या उनके लिए अनिवार्य नहीं कि 6 महीने में लोकसभा के मेंबर बन जाए? हाँ ये अनिवार्यता है सर, किसी भी सदन के वो नहीं, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा के मेंबर हैं तो क्या अगले 6 महीने बाद उन्हें लोकसभा का मेंबर नहीं बनना चाहिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। प्रधानमंत्री अगर अपना मंत्री किसी को बनाना चाहते हैं तो ऐसे में क्या ये अनिवार्यता है कि वो मेंबर लोकसभा राज्यसभा से होना चाहिए? नहीं, ऐसी अनिवार्यता नहीं है, अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर होना पड़ेगा।
होना पड़ेगा। मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? मंत्री बनने के लिए 25। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 35। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल से नहीं बना, मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो प्रधानमंत्री की उम्र पूरे संविधान में हमें पता नहीं देखने को मिलती है। हाँ न्यूनतम आयु सीमा प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 नहीं है, 25 ही है। अगर आप 25 साल क्रॉस कर चुके हैं अरे सर जी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, मैंने तुम्हें पिछले कई दिनों से क्लास में किया। हाँ सर, वो सर केस के सिलसिले में पढ़ने नहीं सर। केस मतलब कोर्ट केस हो गया? हाँ सर, चलो ठीक है, बताओ तुम्हारा क्वेश्चन। कुछ नहीं भूल गया। क्रिमिनल तो नहीं है? ऐसा केवल ही है। तुम्हारे ऊपर है? हाँ सर। अच्छा कोई परेशानी हो तो पूछना, ठीक है? सर यहाँ भी पूछ सकते हैं। यहाँ नहीं पर्सनल पूछना, ठीक है? तो करो सर। हाँ हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे राज्यसभा का किसी को सदस्य बनना है तो स्टार्टिंग पॉइंट जो मतलब बेसिक से वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? राज्यसभा का मेंबर बनना है ना, तो शुरुआत कहाँ से होगी ये सोचो। हाँ। शुरुआत होगी राज्य विधानसभा से, है ना? अब राज्य विधानसभा में मान लीजिए हमारे कितने मेंबर हैं? हमारे कुल मिला के 400 मेंबर हैं। अब राज्य विधानसभा में तो ऐसा होता नहीं, राज्यसभा में तो ऐसा होता नहीं, सीटें एकदम से खाली हो जाती हैं। सीटें धीरे धीरे करके खाली होती हैं, हर 2 साल में इतनी सीटें खाली होती हैं। तो डिपेंड ये करेगा कि राज्यसभा आपकी राज्यसभा से और उस राज्य के लिए पर्टिकुलर कितनी सीटें खाली हो गई। मान लीजिए आपकी उस राज्य के लिए 5 सीटें खाली हुई हैं, तो सभी सीटों पर चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, तो केवल 5 सीटों पर चुनाव होगा राज्यसभा के लिए, ठीक है? मान लीजिए यूपी से 5 सीटें खाली हो गई, ये बात तो समझ आ रही है ना? राज्यसभा का चुनाव इकट्ठा नहीं होता है एक साथ, राज्यसभा का चुनाव स्लॉट्स में होता है। हर 2 साल बाद 1/3 सीटें राज्यसभा की खाली होती हैं और 1/3 सीटों को भरा जाता है। अब ऐसे में मान लीजिए यूपी की आपकी 5 सीटें खाली हो गई हैं, तो ऐसे में कितने सदस्यों का चुनाव होगा? यूपी से 5 सदस्यों का चुनाव होगा। अब इन 5 सदस्यों के चुनाव के लिए क्या आम जनता पार्टिसिपेट करने वाली है? तो बेटा आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि आम जनता का पार्टिसिपेशन होता है तो उसे प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। है क्या? अप्रत्यक्ष चुनाव है। तो निर्वाचन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? निर्वाचन में विधानसभाएं पार्टिसिपेट करेंगी। तो विधानसभा में कौन लोग बैठे हुए हैं? विधानसभा में विधायक बैठे हुए हैं। तो हमें किसका समर्थन हासिल करना पड़ेगा? हमें विधायकों का समर्थन हासिल करना पड़ेगा। तो आप जब भी राज्यसभा के चुनावों के बारे में बात कर रहे होगे, सुन रहे होगे न्यूज़ पर डिस्कशन, तो एक बोल रहे होंगे हमारे पास 10 विधायक का समर्थन है, हमारे पास 12 विधायक का समर्थन है। तो वहां पर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर कितने विधायक पर एक सदस्य का चुनाव हो जाता है। तो ऐसे में आपका चुनाव की वजह से पर्चा भरा जाएगा, निर्वाचन आयोग के माध्यम से जो अधिकारी नियुक्त किया गया है वहां पर आप जाकर पर्चा भरेंगे, आपको कुछ विधायकों का समर्थन दिखाना पड़ेगा, उसके बाद चुनाव होंगे। बेटा चुनाव की प्रक्रिया वही होगी, एकल संक्रमण मत पद्धति, और जो आपके राज्य विधानसभा के विधायक हैं वो उस चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेशन करने के बाद जो परिणाम होगा उसके बाद तो सर कह सकते हैं जो राज्यसभा में जो मेंबर हैं वो विधायक ही हैं? नहीं, विधायक खुद पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो ऐसे में उनको अपनी विधानसभा की सीट खाली करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब जैसे तुम्हें दिल्ली वाला केस याद है? दिल्ली में आपके जब विधायक चुने गए थे, उसके बाद दिल्ली से राज्यसभा सांसद चुने जाने वाले थे, तो दिल्ली में बहुत सारे जो है उद्योगपतियों को चुनाव में पार्टिसिपेशन किया गया था। कई सारे उद्योगपति भी भेजे जाते हैं, कई सारे आपके कभी-कभी राज्यसभा को बैकडोर भी खोल देते हैं, कुछ लोग लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं, तो उनको राज्यसभा के माध्यम से भेज दिया जाता है। तो ऐसे में वो क्या रहा है कि बिल्कुल आवश्यक नहीं है जो विधायक है वो कुछ भी हो सकते हैं, बस उम्र 35 साल से ऊपर होनी चाहिए और जो निर्वाचित प्रतिनिधि कैसे हुए सर वो? क्योंकि विधायकों ने निर्वाचित करके भेजा ना उनको, और विधायकों को हमने निर्वाचित करके भेजा है। ओके, विधायकों ने उनका चुनाव चलो तौर पे ही आते हैं तो ये। अप्रत्यक्ष तौर पर आते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं है, ठीक है? ओके, नहीं सर मैं ये सोच रहा था पहले हम विधायक के साथ हम चुनते हैं तो उनमें से कोई विधायक उनमें से कोई पहुंचता है। नहीं, ऐसा नहीं। विधायक उनके चुनाव में जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक, लोकसभा सांसद ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो जरूरी है कि लोकसभा सांसद ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले? कोई जरूरी नहीं है। राज्यसभा सांसद राष्ट्रपति के चुनाव कोई भी हो सकता है, बस उम्र 35 साल से ऊपर एक एक डाउट है सर, जैसे कोई विधायक है और विधायकों ने उस विधायक को चुनकर उस राज्यसभा में भेज दिया है, तो उस विधायक विधायक की जगह कौन कार्य करेगा? फिर उस विधायक की जो सीट है वो खाली घोषित कर दी जाएगी, वहां पर उपचुनाव होगा। वहां से फिर उपचुनाव होगा? हाँ, दोबारा चुनाव होंगे, नया विधायक चुनेगा। ओके सर, और एक डाउट और है सर, जो क्वेश्चन था कि मतलब 6 माह के अंदर तो वो सदस्यता लेनी पड़ती है, तो लोकसभा के अंदर कैसे ले सकते हैं? चुनाव तो एक बार हो चुका है, दोबारा तो नहीं पड़ेगा? जैसे कि लोकसभा में सदस्यता लेनी है तो आपका कोई जान पहचान का सांसद है, आपके लिए अपनी सीट का त्याग करना चाहता है, तो त्याग पत्र दे दिया, उसकी सीट पर उपचुनाव हो जाएगा। तो वो निर्वाचित कैसे हुआ सर? नहीं, उपचुनाव तो हुआ ना। मान लीजिए किसी लोकसभा सांसद है, उसने त्याग पत्र दे दिया, वो सीट खाली हो गई, तो वहां पर उपचुनाव होगा। तो अगर वहां पर आप जाकर जीत जाते हैं तो आप लोकसभा सांसद हो गए। या मान लीजिए उपचुनाव का मतलब अगर कोई, जैसे कि एक होता है आम चुनाव जहां पर सभी सीटों के चुनाव होते हैं, लेकिन बीच में अगर कोई सीट खाली हो जाती है तो उस सीट को भरने के लिए उपचुनावों का आयोजन किया जाता है। 2 सीटों के लिए, 3 सीटों के लिए उपचुनाव होता है जो बीच में चुनाव होता है। ओके, लेकिन फिर भी उतने निर्वाचित सदस्य तो नहीं कह पाएंगे ना, मतलब प्रत्यक्ष तौर पे नहीं। जैसे कि जिसका उपचुनाव हो गया विधायक का, वो निर्वाचित होकर तो आया, ऐसा नहीं अपने मन से आ गया, उसका पहले निर्वाचन हुआ है तभी वो आया। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। रुकिएगा, और तो किसी का डाउट नहीं है ना? क्वेश्चन सुनेंगे तो हम भी हाथ उठाएं, दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाए सुनील कुमार जी। यार कोई आया चल जा, इस वजह से थोड़ा सा इधर। हेलो, क्या हाल है बेटा? गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, डांट पड़ गई? सर तो वो तो बताया था, पढ़ेंगे तो होगा ना। अच्छा, वैसे बुरा तो नहीं लगा तुम्हें डांट में? नहीं सर। तो आगे डांट सकते हैं इसे? हाँ पक्का? पक्का। अच्छा, तो क्वेश्चन बताओ, आप बताओ। सर तो कल लिखा हुआ क्वेश्चन ना बताते हैं। क्वेश्चन हम मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की पुष्टि करता है, मूल्यांकन दीजिए 200 वर्ड। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था इस मॉडल पर
आधारित है। हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्री परिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्री परिषद के बारे में संक्षिप्त और सामान्य वर्णन है। अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यालय और उत्तरदायित्व, अर्हताओं, शपथ एवं वेतन और भत्तों से संबंधित है। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। मंत्री परिषद का दायित्व दो प्रकार का होता है, पहला सामूहिक उत्तरदायित्व, दूसरा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार की संसदीय व्यवस्था की कार्य प्रणाली का मौलिक सिद्धांत इसके सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इसका अर्थ यह है कि किसी मंत्री द्वारा किए गए कार्य के लिए केवल वही मंत्री उत्तरदायी नहीं होगा, बल्कि संपूर्ण मंत्री परिषद उत्तरदायी होगा। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस स्थिति में संपूर्ण मंत्री परिषद को अपना त्यागपत्र देना होता है, चाहे वह मंत्री किसी भी सदन का हो। वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत भी वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा। व्यक्तिगत उत्तरदायी में मंत्री राष्ट्रपति पर उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्री ने लोकसभा में बहुमत प्राप्त किया हो। विचारों में मतभेद के कारण अथवा किसी मंत्री के कार्यों से संतुष्ट न होने पर प्रधानमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। इस शक्ति के प्रयोग द्वारा प्रधानमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के नियम को सिद्ध कर सकता है। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि किसी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को पुष्टि करता है। इतना ही लिखा सर। इतना आत्मविश्वास कैसे आया? पहले तो नहीं कहा। सर 2-3 बार लिखा और सुनाया नहीं, बहुत गलतियां हुई तो डांट भी पड़ी घर वालों से। अच्छा, हाँ, बड़ा मतलब बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन तो अलग है, लेकिन बोलने का तरीके करके एकदम से सुना भाई ये लड़के भी पहले देखो रुक के बोल रहे कितना कुछ अच्छा बात है, बहुत बढ़िया। पता है आपने बहुत मेहनत की है, क्वेश्चन में कंटेंट पूरा है, सब कुछ आपने एलैबोरेट किया है, सामने उत्तरदायित्व भी लिखा है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी लिखा है, इंट्रोडक्शन भी लिखा है। एक समस्या हुई है आपके में। जब हम लोग व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के बारे में बात कर रहे थे ना, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सामूहिक उत्तरदायित्व की पुष्टि कैसे करता है, हम इस बात में थोड़ा सा कनेक्टिंग वर्ड समझ नहीं पाए हैं। बाकी तैयारी पूरी, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया था। जैसे कि हम बताते ना सामूहिक उत्तरदायित्व में टीम की तरह काम करते हैं, तो टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर टीम में एक खिलाड़ी खराब काम कर रहा है तो टीम की परफॉर्मेंस अच्छी कैसे होगी? तो जरूरी क्या है कि सारी टीम अच्छी होनी चाहिए। तो ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के माध्यम से बेटा काम करेगा। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के माध्यम से प्रधानमंत्री पूरी मंत्री परिषद को एक परफॉर्मिंग या फिर कहें एक बेहतरीन टीम के रूप में कार्य करते हैं। टीम शब्द इस्तेमाल मत करना, मतलब इस पैटर्न को लिखना, कॉन्सेप्ट करना, ठीक है? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बधाई, थैंक यू। ओके, कृष है, कृष भी आए क्लास में आज, कृष से बात करेंगे। हेलो हेलो, कृष जी आवाज आ रही है? कृष जी जादू कहाँ से आया था? कहाँ से? ये गूगल पाकिस्तान से सीमा जी के साथ नहीं आया था? और कृष तरीका आ रही है? नाम बहुत अच्छा है वैसे आपका, अच्छा नाम, बताओ क्वेश्चन क्या है? आवाज जल्दी आ रही है, थोड़ा तेज बोलना क्वेश्चन। थोड़ा तेज आवाज नहीं आ रही क्वेश्चन। नहीं क्वेश्चन क्या बात है? आवाज आवाज नहीं आ रही। हाँ, हेडफोन में दिक्कत है, कुछ है? हेडफोन लगाया हुआ है क्या? हेलो, हाँ थोड़ा तेज मारो। हाँ भाई बहुत अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादार्थ से अपने पद पर बना रहेगा, अर्थात मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब लोकसभा में मंत्री परिषद के पास बहुमत है, परंतु राष्ट्रपति ऐसा प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। विचार या कार्यों में विभेद होने पर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देने को कह सकता है और प्रधानमंत्री मंत्री को बर्खास्त करने के लिए सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब यही है कि सभी मंत्री अपने भूल चूक के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी रखते हैं। सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत का यह भी अर्थ है कि कैबिनेट के फैसले सभी कैबिनेट मंत्रियों और अन्य मंत्रियों पर लागू होते हैं, भले ही उनके बीच मतभेद हो। सभी कैबिनेट मंत्रियों का कर्तव्य है कि वह कैबिनेट के फैसले के साथ खड़ा रहे और संसद के बाहर और भीतर समर्थन करे। अगर किसी मंत्री को कैबिनेट के फैसले से असहमत है और बचाव करने के लिए तैयार नहीं है तो इस्तीफा दे सकता है, और इसका उदाहरण है बी आर अम्बेडकर द्वारा 1953 में हिंदू कोड बिल। बस लास्ट में वो आप बोले ना, वो वेरीफाई नहीं कर पाए हम। ठीक है। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते प्रिया, क्या हाल है बेटा? सर बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया, क्या उम्र है अभी आपकी? 18। और कैटेगरी जनरल? हाँ, सर 20। ओबीसी। अरे तो 18 साल के तो
तभी जो है वो तुम्हारे सवाल वैसे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ पूछा नहीं। 18 साल के पहले तुम्हारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे को, तो अभी आप ग्रेजुएशन चल रही होगी, मतलब हाँ, अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। अब तुम्हारी 12th पूरी हुई है, यस सर, अभी 1 मंथ पहले ही ज्वाइन किया है अकेडमी ऐप। छोटे बच्चे ही होगी। चलो बताओ क्या लिखा है। सर क्वेश्चन लिखा है, उसका आंसर भी लिखा है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लिया। सुनाइए सर क्वेश्चन। हेलो, हाँ बेटा, हाँ बताओ। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। हमारे लोकतंत्र में दोहरी कार्यकारी प्रणाली है। भारत में अन्य देशों की तुलना में शासन व्यवस्था की अपेक्षा उत्तरदायित्व को विशेष महत्व दिया गया। इस संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी व राष्ट्रपति नामी कार्यकारी है। भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न लोगों के संदर्भ में इसकी विशाल विविधता को देखते हुए उत्तरदायी दोहरी कार्यपालिका प्रणाली को महत्व दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। मंत्री परिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 75 में हमें मंत्रियों के व्यक्तिगत व सामूहिक उत्तरदायित्व का वर्णन मिलता है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से भारत के नामी कार्यकारी व भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय जिम्मेदारी एक अवधारणा है जिसमें मंत्री न केवल अपने कार्यों के लिए बल्कि नियंत्रण वाले विभागों के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। यह सरकार के लिए जवाबदेही का आधार प्रदान करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व कैबिनेट की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। इसका तात्पर्य है कि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास मतदान होने पर संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। सामूहिक जिम्मेदारी भारत की संसदीय सरकार का एक अनिवार्य सिद्धांत रहा है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को पुष्ट करता है, अर्थात यदि मंत्री परिषद का प्रत्येक मंत्री अपना व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का पालन कर्तव्य निष्ठा से करता है तो सामूहिक उत्तरदायित्व को सरलता से पूर्ण किया जा सकता है, जिसके द्वारा मंत्री परिषद एक दूसरे के उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने में सक्षम होते हैं। अतः सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है, जिससे शासन प्रणाली सुदृढ़ व मजबूत बनेगी। बस इतना ही है सर। यूपी बोर्ड, क्या सर? यूपी बोर्ड से नो सर, कौन सा बोर्ड है? HDFC। कौन सा? HDFC सर, फुल फॉर्म? हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन। हिंदी बहुत अच्छी है, मतलब ऐसी हिंदी हम लोग जो है नॉर्मली बहुत सारे बच्चों में मिस कर जाते हैं। हिंदी बहुत अच्छा लिख रहे हो और इसी प्रकार से जो हिंदी आपने लिखी है इसी पैटर्न में, ठीक है। लेकिन टोन आपकी यूपी वाली आ रही है, हरियाणा से है तो हरियाणा की टोन नहीं। हरियाणा से है, यूपी में नहीं रहते, हरियाणा में इसके साथ। आंसर आपने आंसर देखो एवरेज है, आंसर अच्छा उतना मतलब बन सकता था, बहुत अच्छा लिखा है आपने चीजों को, लेकिन लैंग्वेज बहुत अच्छी है। इसी हिसाब से लैंग्वेज को लिखो और डेली लिखोगे ना तो और लैंग्वेज पे कमांड किया जाएगा। इसी प्रकार के बच्चों के लिए और बहुत मेहनत करोगे 3 साल में तैयारी के लिए सिलेक्शन हो जाएगा पहली बार, ठीक है। ओके सर, खुश हो। थैंक यू सर। और कौन सा है? तो ये जी है, शिशु जी लास्ट में बता दीजिएगा, तुमने लिखा नहीं क्या आंसर? कुलदीप जी, यस यस सर। तो भारत की राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेटेड हैं, कौन-कौन है उनमें? सर ये मुझे नाम नहीं पता सर। ये बता रहे थे, एक हिमा जी थी, एक रेखा जी थी और एक सचिन जी थे। जी सर, वो आपने बताया सर, वही मैंने रिपीट किया। अभी रिपीट किया, तो ये सही है। चलो बताओ क्वेश्चन का आंसर। सर डायरेक्ट आंसर बताओ। मंत्रियों का व्यक्तिगत जिम्मेदारी शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 75 में दिखता है, जिसके अनुसार मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से ब्रिटेन में हुई है। सामूहिक जिम्मेदारी यह भी है, अनुच्छेद 75 में उल्लिखित है। यह वह मूल सिद्धांत है जिस पर हमारी संसदीय प्रणाली काम करती है। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका मतलब यह है विश्वास होने या विश्वास न होने के लिए लोकसभा के प्रति उनकी संयुक्त जिम्मेदारी है। कैबिनेट सामूहिक जिम्मेदारी होती है, जिसे सामूहिक मंत्री स्तरीय जिम्मेदारी के रूप में भी जाना जाता है। संसदीय प्रणाली एक संवैधानिक परंपरा है कि कैबिनेट के सदस्यों को कैबिनेट में किए गए सभी सरकारी निर्णयों को सार्वजनिक रूप से समर्थन करना चाहिए, भले ही वे निजी तौर पर उनसे सहमत न हो। जैसे खिलाड़ी टेक्निक सलाह पर रुचि दिखाएगा, भले ही वह निजी तौर पर सहमत न हो, असहमत हो। तो इसमें खिलाड़ी और मंत्री एक ही स्थान पर है और अगर वे इससे सहमत नहीं है तो वे इस्तीफा दे सकते हैं। जी सर, बस इतना ही लिखा है। और ब्रिटिश ने वो ये बात चली कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सामूहिक उत्तरदायित्व वैसे ही कैसे करना है। सर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था सर, समझ नहीं पाया। थैंक यू। चलिए हेलो सर। चलो ये बताओ बेटा आपसे। सर लिखे यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा हमको भी डाउट पूछ रहे हैं। बताओ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(2) तथा 75(3) में क्रमशः मंत्रियों का व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, वहीं मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। संसदीय प्रणाली की सरकार में मंत्रियों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को पुष्ट करता है। मंत्री परिषद में प्रत्येक मंत्री को अपने अपने विभाग संबंधित कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी होती है, जिसका वो प्रधान होता है। अगर कोई भी मंत्री अपने विभाग से संबंधित कार्य को करने में विफल रहता है तो इसके लिए केवल संबंधित मंत्री ही नहीं बल्कि पूरी मंत्री परिषद
उत्तरदायी होती है। मंत्री परिषद समूह के रूप में कार्य करती है, इसलिए प्रत्येक मंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने व्यक्तिगत स्तर पर कार्यों को निष्पादन सही ढंग से करे। परंतु मंत्रियों को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री को उसके पद से बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन मंत्री परिषद को तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक कि लोकसभा में उसका बहुमत हो। संसदीय प्रणाली की सरकार में 2 प्रकार के उत्तरदायित्व का सिद्धांत है जो विधायिका को सरकार पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है। बस हो गया। बेटा इसमें कंटेंट मतलब ओवरलैप कर रहा है ना, कि ट्रेनिंग से क्वेश्चन की आप सही से पता है, लग रहा था कि अभी आंसर का होने वाला है, तो लेकिन आंसर वही नहीं, बीच में खत्म हो गया। ठीक है, तो दोबारा ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, अब ये जो सवाल था ना, सवाल क्या था? हाँ सुनो ध्यान से, क्वेश्चन ये था कि मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की पुष्टि करने का काम करता है। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पर 2 प्रकार के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, एक है मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और दूसरा है मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो याद है शुरुआत में बच्ची आई थी मेघा ने इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका टेंडर किया था। शुरुआत में उसने इंट्रो दिया था, इंट्रो देने के बाद उसने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बताया था और सामूहिक उत्तरदायित्व बताया था। फ्रेमिंग इस क्वेश्चन की वैसे ही जाने वाली है। आपको क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है कि आपको इंट्रोडक्शन देना है, मंत्रियों के बारे में बताइएगा। उसके बाद आपको बेटा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के बारे में बताना है। उसके बाद आपको सामूहिक उत्तरदायित्व को एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा फिर आपको ये बताना है कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व की पुष्टि कैसे करता है। उसके बाद आपको कंक्लूड करना है। ये बात ठीक है, सही है। तो इस पैटर्न पर जाएंगे, आपसे गलत नहीं होगा। ज्यादातर अगर देखा जाए मेघा का आंसर आपका 70-80% तक मेघा का सही था, बस उसमें पुष्टि नहीं होगा। ठीक है, बस बाकी उस मेघा वाले आंसर से मेघा अपने आंसर को क्वेश्चन टाइप में डाल दो। ठीक है, चलिए तुम्हारा क्या डाउट दीदी? सर आर्टिकल 4 के ऊपर लिखो। ठीक है, अब चले, आपसे बहुत लेट हो गए। तुम्हारे चक्कर बेटा सूर्य कुमार कितनी देर बैठाओगे यार? अब जान दो यार, आदमी को कोई बात थोड़ी है। चले कल बात कर लेना। चलो तो कल मुलाकात करते हैं 3:30 बजे, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, है ना? खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मुलाकात